के साथ अभी भी बैंक निफ्टी काम कर रहा है, किसी तरह से 50,000 को बचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हमने परसों के दिन भी 50,000 का लेवल देखा, कल थोड़ी तेजी आई लेकिन वो सारी तेजी गुम हुई। अब फिर से 50,000 को टेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन आज पॉलिसी का तोहफा मिलने पर भी बाजार नहीं चला। वजह विक्स है। अभी भी आप देखो 3% इंडिया विक्स ऊपर है। यूनानिमसली डिसीजन हुआ और जब जीडीपी रेट घटाई गई तो उसमें 0.2% का ही सिर्फ कट दिखाया गया, जबकि टैरिफ इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसका मतलब ना तो जीडीपी पे कोई मेजर असर आ रहा है, ऊपर से दरें घटा दी गई हैं, लिक्विडिटी चेक एंड बैलेंस पे है। अमूमन जो चीज़ें बोली जा सकती थी पॉलिसी में अच्छी मार्केट के लिए, वो सब आई, लेकिन फिर भी बाजार का रिएक्शन नेगेटिव है। वजह इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स आपको ये टैगिंग तो नहीं करेगा कि क्यों बाजार कमज़ोर है, बट इंडिया विक्स ये बता ज़रूर रहा है कि बाजार में आज चलने में थोड़ी मुश्किल होगी। हमने आपको पॉलिसी से पहले, पॉलिसी के दौरान और पॉलिसी के बाद भी ये बात नोटिस करवाई थी और एक डंके की चोट पर नोटिस करवाया था कि जब तक विक्स गिरेगा नहीं बाजार चलेगा नहीं। और भले ही आपका पॉलिसी में कट आ गया, लेकिन मार्केट्स वहाँ से चलने तो दूर और टूट गया और अपने क्रिटिकल सपोर्ट्स को भी ब्रेक कर रहा है। आज थोड़ा डाइवर्जेंस भी दिखेगा। इससे पहले तक बैंक निफ्टी मजबूत था, लेकिन जैसे ही प्रेशर बनना शुरू हुआ बैंक निफ्टी कमज़ोर हो गया। निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखेगी अब आपको एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। इसलिए कोई भी अटैम्प्ट अगर 22,250 को नहीं तोड़ती है तो निफ्टी अब पहले ऊपर आएगा। बैंक निफ्टी को थोड़ा समय भी लग सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी को वापस से रीगन करना है अपना 50-500 का लेवल। इसलिए छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट आज निफ्टी के अंदर किए जाएं। और एक और बात, आज 9 तारीख है, वीकली बेसिस पर डेरिवेटिव एक्सपायरी है निफ्टी की, तो इसलिए यहाँ पे एक वाइल्ड स्विंग्स आ सकता है। 21 का विक्स खड़ा हो, डेरिवेटिव एक्सपायरी वीकली की खड़ी हो और निफ्टी अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा हो, कोई क्रिटिकल लेवल ब्रेक ना किया हो, तो स्विंग स्वाभाविक है। इसलिए आज शाम होते होते यानी कि 3:30 बजे तक आप देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी आपको ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा वाइब्रेंट और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लोज करता हुआ दिख सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी के अंदर हरा निशान भी आ जाए आज क्लोजिंग होते होते, लेकिन फिर भी आप अपने इंटेलिजेंस पे काम कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकारों को थोड़ा जगाइए, उनसे भी पूछिए। और मैं तो एक ही लाइन में इस चीज़ को ख़त्म करूंगा कि नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, और साथ ही बाय राइट एंड सिट टाइट। अभी आपको कुछ नहीं करना, जो ले रखा है उसी के साथ ही टिके रहना है। ये काफ़ी ज़ोर का जॉल्ट हो रहा है, वजह विक्स की वजह से हो रहा है। ये एक बार जॉल्टिंग ख़त्म हो जाए, एक बार ये टर्मोइल ख़त्म हो जाए, फिर आप देखेंगे बाज़ार वापस से ठीक मोड पे आ सकता है। फिलहाल तो आज शॉर्ट्स वापस से बने हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी बोथ में। विनय रजानी आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे भी करेंगे बातचीत और ये भी समझेंगे कि 24% लॉन्ग पोजीशंस पे मार्केट में क्या करना चाहिए जब ये टैरिफ वाला मैटर भी चल रहा है। और दूसरा, ये हफ्ता छोटा भी है, कल छुट्टी है, फिर एक दिन का ट्रेड है, फिर सोमवार की छुट्टी है, तो आपके पास दिन कम हो जाएंगे। 24 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है। विनय से बात करें, उनसे समझें निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले कल के मेहमान प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखना है, वो भी रख देते हैं। तो प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड ये कहता है कि डिलीवरी बेचने की रिकमेंडेशन थी, करीब 2.5% का, 2 से 2.5% तक का गेन वहाँ से आया। अंबुजा सीमेंट खरीदने के लिए कहा, सपाट हो गया। आयशर मोटर्स खरीदने के लिए कहा, वो भी सपाट हो गया। तो ज़्यादातर चीज़ें सपाट है। 3 ही शेयर थे, जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि 3 ही शेयर हमने पूछे। तीनों का रिपोर्ट कार्ड हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे। विनय से बातचीत करने का सिलसिला शुरू करते हैं। विनय भाई नमस्ते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया विक्स 21 पे है तो आप एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव देखेंगे, ये स्वाभाविक है। हमको आदत नहीं 21 पे काम करने की, हमारी आदत है 13-14 के विक्स पे काम करने की और एक तरह के डायरेक्शंस पे काम करने की। एक बार आपका टेक चाहिए सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए? जी। और आपने जैसे बताया कि एक इंडिया विक्स काफी ऊपर के लेवल पे चल रही है और मंडे के सेशन में हमने देखा था मोर देन 65% का राइज था और डेली बेसिस पे।
तो काफी एक डर का माहौल बना था और ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी काफी लंबे अरसे के बाद हमने इस तरह की वॉलेटिलिटी देखी है। तो डेफिनेटली अभी भी सिनारियो इतना पॉजिटिव नहीं है। अगर निफ्टी की बात करें तो हम नीचे के लेवल से जो लो बना था करीबन 21,743 का, वहां से लगभग हमने 950 पॉइंट की एक रिकवरी देखी। उसके बावजूद भी हमने निफ्टी ने अभी भी अपनी 5 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं की है। अभी टू बी प्रिसाइज 5 डेज की मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल 22,630 के करीबन। तो जब तक ये नियरेस्ट मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता तब तक हम ट्रेंड रिवर्सल का एक संकेत नहीं मिलते, एक कंफर्मेशन नहीं मिलता। तो अभी भी वॉलेटिलिटी जारी है और डाउन ट्रेंड जो पोजिशनल डाउन ट्रेंड है अभी भी इंटेक्ट है। जबकि डेरिवेटिव डेटा देख रहा हूं तो इतनी कोई खास वॉलेटिलिटी आज की एक्सपायरी सेशन में दिखे ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि आईवीज जो है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी जो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस पे वो ज्यादा इतनी खास नहीं है, जो ऐसा इंडिकेट कर रही है कि मार्केट आज थोड़ा ओवरऑल रेंज बाउंड ही रहना चाहिए। तो यहाँ बायस हालांकि सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स स्पेसिफिक अच्छा है, पॉजिटिव है, काफी सेक्टर आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि निफ्टी में इंडेक्स वाइज इतनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बन रही है। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही लग रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा इवेंट आने के बाद जो आरबीआई की पॉलिसी हमने आते हुए देखी उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। बैंक निफ्टी में 49,900 से लेके 50,000 का स्पॉट का लेवल काफी अहम लेवल है, क्योंकि यहाँ पे 50 दिन की 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जो पूरा राइज हमने 3 मार्च के बॉटम से लेके अभी स्विंग हाई बना था 52,000 का, उसका 50% रिट्रेसमेंट भी 49,900 के करीब बना रहा है। तो हमारे हिसाब से 49,900 से 50,000 इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर वो टूटता है तो बैंक निफ्टी में एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आ सकती है, बट तब तक डेफिनेटली एक होप रहेगी कि ये लेवल टिक जाएगा तो एक पुल बैक आएगा। तो अभी फिलहाल मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई खास वन साइडेड ट्रेडिंग लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन नहीं लूंगा। मैं वेट एंड वॉच करूंगा, जो सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तेजी और मंदी की तरफ वहां पे हम कंसंट्रेट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो आज के सेशन में मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन ही जारी रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, इसलिए वेट एंड वॉच की स्टैंपिंग लगी है निफ्टी और बैंक निफ्टी बोथ पे। नो ट्रेड इन निफ्टी, नो ट्रेड इन बैंक निफ्टी, वेट एंड वॉच। थोड़ा पॉजिटिव होगा तो चीज़ें दुरुस्त करता जाएगा, थोड़ा नेगेटिव होगा चीज़ें और ख़राब करेगा, इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करो। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं, बल्कि उल्टा आज तो 3% विक्स और बढ़ा है। जब तक विक्स कम नहीं होगा आप कोई भी एक रैशनल बड़ा डिसीजन बड़े पैसे के साथ नहीं ले सकते। छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो होएगा ही मार्केट में, बस वो देखते रहो। आपको बड़ा डिसीजन तभी लेना है जब विक्स कम से कम 17 पे आए, ना तो थोड़ा और नीचे जाए। नहीं तो ये हैंडल नहीं होगी वॉलेटिलिटी आपसे, फिर गलत डिसीजन लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाएगी और फिर उससे नुकसान बन सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हीरो मोटोकॉर्प और मैरिको दो ऐसे शेयर्स हैं जो विनय आज हमने कैटेगरी में डाले हैं जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। एक बार दोनों को चेक कर लो आप, एक डिफेंसिव है एक एग्रेसिव शेयर है। तो मैरिको की बात करें तो लॉन्ग बिल्डअप तो हुआ ही है, उसके बावजूद हमने उसके अलावा अगर देखें तो एक एफएमसीजी सेक्टर में एक अच्छा बाइंग चल रहा है। और पिछले 2 वीक की बात करें तो जब ये अक्रॉस द बोर्ड एफएमसीजी में बाइंग नहीं चल रहा था, मैरिको एक ऐसा शेयर था कि कंटिन्यूस आउट परफॉर्म कर रहा था। तो विद इन द सेक्टर भी देखेंगे तो सबसे बढ़िया सेटअप टेक्निकली लग रहा है और काफी रेजिलियंट मूव रही है विद इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो मैरिको में डेफिनेटली लॉन्ग साइड बन सकता है। 694 का प्राइस चल रहा है। हालांकि पिछले 2 वीक में अच्छी खासी रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन मोमेंटम कहीं ना कहीं एफएमसीजी में है। और जिस तरह के न्यूज भी आ रहे हैं और डोमेस्टिक कंजम्पशन को थोड़ा बहुत प्रायोरिटी और प्रेफरेंस मिल रहा है ट्रेडिंग के लिए अभी, तो मैरी को 694 पे यहाँ पे तेजी का कॉल ले सकते हैं। 10 रुपए का स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूँ, करीबन आप 712 715 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैरी को डेफिनेटली एक लॉन्ग बेट ले सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प भी एक अच्छा एक रिकवरी नीचे के लेवल से, हालांकि इसका पोजिशनल ट्रेंड डाउन है। एफएमसीजी या मैरिको का जिस तरह का प्राइमरी ट्रेंड अप है, ऐसा सेक्टर का सपोर्ट इतना जबरदस्त नहीं है। बट हालांकि हमने सुबह से देखा है कि टू व्हीलर स्पेस एक अच्छा एक रिकवरी दिखा रही है। आइशर मोटर, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, ऑल स्टॉक्स आर गोइंग वेल। तो उसको चलते देखते लग रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प भी थोड़ी रिकवरी की ओर है। तो इसमें 3665 के करीबन एक आपका
प्राइस चल रहा है 3600 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, लॉन्ग ले सकते हैं डेफिनेटली। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 3800 का टारगेट आप रख सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो 3600 का स्टॉप लॉस, 3800 का टारगेट, हीरो मोटोकॉर्प में भी आप लॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, दोनों शेयर आपने हमारे पास कर दिए, दोनों शेयर्स पे आपने कॉल भी दे दिया है, स्टॉप लॉस टारगेट भी मिला हुआ है, तो आप इसको ज़रा नोटिस करके रखिएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट्स है। हालांकि इस बीच मिस्टर गवर्नर अपनी एक कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं ना वो हम नीचे लिख रहे हैं आपके सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो नीचे आपको दिखते चलेंगे। शॉर्ट कवरिंग के भी विनय दो शेयर हैं, फर्स्ट इज टाइटन है, सेकंड इज अंबुजा सीमेंट। एक बार इन दोनों पे भी अपना टेक दे दीजिए। जी, टाइटन ने अच्छी रिकवरी दिखाई है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में। आज भी जो लो हुआ वो लो एक गैप के सपोर्ट से बाउंस आया है। तो टाइटन में डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी है और इसमें एक बैट ले सकते हैं। एक कंजम्पशन, इसको भी एक सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर के तौर पे हम गिन सकते हैं। तो डेफिनेटली टाइटन में भी एक लॉन्ग बैट ली जा सकती है। आज टाइटन ने अपनी 50 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज जो करीबन 3165 पे थी वो क्रॉस की है, तो वो भी एक अच्छा डेवलपमेंट है। तो टाइटन 3165 पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आज का जो लो है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 3090 का जो लेवल है वो आपका सपोर्ट बन जाता है। तो नेक्स्ट 2 से 3 दिन में ऐसा हो सकता है कि 3 से 4% की अप मूव पॉसिबल है। तो अपसाइड में करीबन 3300 तक का टारगेट हम टाइटन में देख सकते हैं। जहां तक अंबुजा सीमेंट का सवाल है, अंबुजा सीमेंट में फिलहाल नो डाउट अच्छा है, लेकिन अभी 200 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज के रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। तो अंबुजा सीमेंट में बिकॉज इट इज ट्रेडिंग नियर इट्स लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस, इसको मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, अंबुजा को अवॉइड लगाओ, टाइटन पे कॉल दो। और आपके सामने अब तक 3 शेयर हो चुके हैं, 4 पूछे, 3 पे आ गया है ट्रेड। हीरो मोटोकॉर्प, मैरिको, टाइटन, विनय ने कर दिया पास इसको और अंबुजा सीमेंट को छोड़ दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे वेट एंड वॉच की हमने मोहर लगा दी है, ना तो खराब ना तो ठीक, कुछ बोला नहीं जाएगा, नया ट्रेड होगा नहीं इस समय, तो थोड़ा शांति पकड़ के इसमें आप बैठ सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स भी चेक करवाएंगे और साथ ही साथ विनय रजानी की ट्रेडिंग कॉल्स भी होंगी। इस समय हम जरा मंदी वाले शेयर्स को भी चेक करवा लेते हैं विनय से, और ऑलरेडी आपने तेजी वाले शेयर तो सभी नोटिस कर ही लिए होंगे। लेके आइए जरा शॉर्ट्स वाले शेयर्स। आईटी सीरीज का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बट अभी तक यानी कि 9 तारीख तक तो आईटी के अंदर किसी तरह के दूर दूर तक सिग्नल नहीं दिख रहे कि वो रिकवर कर जाए। उसमें से एक शेयर है एम्फेसिस, ये भी करीब 2 से 2.5% नीचे है। इन्फो एज टेक्नोलॉजी का शेयर है स्टार्टअप कंपनीज में से एक, तो इन्फो एज भी करीब 4% अभी नीचे है। सर इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लेना, एम्फेसिस को और इन्फो एज को। देखिए, एम्फेसिस का सेटअप ऐसा है, आज का जो लो था 2051 का है और परसों जो मंडे में हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी थी तब का लो था 2044 और आज के लो से अच्छी खासी रिकवरी आई है। समहाउ इसने मंडे का जो लो था 2044 का वो होल्ड किया, उसको तोड़ा नहीं है और रिकवरी अच्छी आई है। और अभी भी हम देख पा रहे हैं कि टीसीएस जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स अभी हाई बना रहे हैं इंट्राडे में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आईटी के रिजल्ट्स आएंगे, लार्ज कैप कंपनीज लाइक टीसीएस विल पोस्ट इट्स रिजल्ट। तो ऐसा मैंने देखा हिस्ट्री में कि जब भी ट्रेंड एग्जिस्टिंग ट्रेंड हो, वो रिजल्ट्स के पहले या उसके बाद में, तुरंत ही बाद में ट्रेंड चेंज हो है। तो अब जिस तरह से सर पर्सनल लोन के अंदर ही टेक्नोलॉजी बदल रही है और अलग अलग सेगमेंट भी उभर के बाहर आ रहे हैं, जिसमें हमने देखा है कि जो आम लोग हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह भी पर्सनल लोन के हिस्से में आ रहा है और वहां पे बड़ी अमाउंट पे ब्याज भी वसूला जा रहा है। तो क्या जो आज को लेंडिंग से जुड़ा हुआ जो आपने ऐलान किया है वहां पर राहत देते हुए उस संदर्भ में है, या फिर एक अलग सेगमेंट बनाया जा सकता है जहां पर जो जरूरी चीजों से जुड़ा हुआ लोन लोग लेते हैं उन्हें राहत दी जा सके? और सर दूसरा छोटा सा सवाल होगा सर, जो आरबीआई का पहले रुख था कि जो बैंकों की सब्सिडरी है, इंश्योरेंस सब्सिडरी, वहां पे 20% तक ही आप हिस्सा अलाउ कर रहे थे, लेकिन हमने पिछले 3-4 महीने में देखा एक बैंक को 26% तक 2 कंपनियों में अलाउ किया है, अभी एक बैंक ने 30% तक भी हिस्सा खरीदा है। तो क्या रुख थोड़ा बदला है? आपका पहला प्रश्न की चिंता है तो चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। देयर इज नो वरी। जो है हमारा जो सिस्टम है वो काफी अच्छा सुदृढ़ है और काफी मजबूत है
चाहे वो टोटल आप बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर के बारे में बात करें या चाहे आप जो पर्सनल लोन के बारे में आपने बात की, मैं यहाँ पे ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पर्सनल लोन्स के लिए जो हमने रिस्क वेट बढ़ाया था हाल ही में 125% किया था, वो उसे एक बढ़ोतरी के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कोविड से पूर्व के पहले का जो रिस्क वेट था, जो हमने कोविड के समय में एक रिस्क वेट क्रेडिट को और अधिक बढ़ाने के लिए हमने वो रिस्क वेट कम किया था, तो उस लेवल को, उस रिस्क वेट को हमने वापस उस स्तर के ऊपर में हम लेकर के गए हैं। हमने उसको बढ़ाया नहीं है। हमने जो उसका ओरिजिनल जो उसका स्तर था, उस स्तर के ऊपर में हम लेकर के आए हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि उसका जो रिस्क वेट है आज के दिन में, यदि जैसा कि कुछ लोग ऐसा मांग करते हैं कि इसको कम करना चाहिए, तो फिर उसी प्रकार से फिर जो दूसरे जो पर्सनल लोन है, क्योंकि जो हमने रिस्क वेट बढ़ाया वो बेसिकली जो अनसिक्योर्ड जो पर्सनल लोन्स थे उनके लिए बढ़ाया 125%, जो वापस से पुराना स्तर किया। तो फिर आप तो ये बात तो मानेंगे कि जो सिक्योर्ड लोन है और जो एक अनसिक्योर्ड लोन है उसमें रिस्क वेट में कुछ फर्क तो रहना चाहिए। तो वो फर्क जो पहले 25% था उसको हमने वापस से हम लाए हैं। ये कोई चिंता का कोई, लेकिन आज के दिन में हमारे लिए इसमें कोई विषय नहीं है। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कुछ बैंक्स का जो उसके अंदर निवेश है उसके प्रतिशत को हमने शायद बढ़ाया है। जहां तक मेरी जानकारी है इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पहले भी कोई प्रतिशत इसके अंदर में निश्चित नहीं था। आज के दिन में कोई प्रतिशत निश्चित इसके लिए नहीं है और इसमें कोई बदलाव हमने नहीं किया है। बैंक्स, एनबीएफसी, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। वो 51% या उससे अधिक भी निवेश कर सकते हैं और उस कम भी निवेश, जैसा 30% आपने कहा, वहां पे भी कर सकते हैं। कुछ इसके अंदर में बदलाव हम लोग जरूर हमने पहले उसके लिए हमने ड्राफ्ट रेगुलेशंस हमने पब्लिश किए हुए हैं, उसमें भी इस संदर्भ में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। ओवरऑल क्या किस प्रकार से स्वरूप होना चाहिए, किस प्रकार से बैंक्स, अन्य सब्सिडरीज। जो हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा उसका जवाब देते हुए मिस्टर गवर्नर यही बात बता रहे हैं कि हाँ, उस पर हम काफ़ी नज़र रखे हुए और जैसे भी कोई अपडेट होगा तो आपके रखेंगे भी। विनय, आप, आई एम रियली सॉरी, आप जवाब दे रहे थे, हमें थोड़ा मुंबई आरबीआई ऑफिस जाना पड़ा। आप ज़रा बताइए सर, एम्फेसिस और इन्फो एज पे आपका टेक बता रहे थे आप, ये दोनों हमारे शॉर्ट्स के कॉल हैं। एम्फेसिस में मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि लोअर लेवल से हमने अच्छी रिकवरी देखी और परसों का जो लो था वो भी ऑलमोस्ट सेम है और अभी आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स भी आना शुरू होंगे तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। जहां तक नौकरी इन्फो एज का सवाल है, इन्फो एज रिलेटिवली थोड़ा ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट का सेटअप बन रहा है। 4% हालांकि डाउन है लेकिन प्राइमरी ट्रेंड उसका डेफिनेटली एक वीक साइड का है, तो 6360 के करीबन ये स्टॉक चल रहा है। यहाँ पे 100 रुपए का स्टॉप लॉस यानी करीबन 6460 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और करीबन 6200 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से एक शॉर्ट अगर चुनना हो तो मैं जाऊंगा नौकरी के इन्फो एज के और 6200 का एक लोअर साइड पे टारगेट और 460 का एक स्टॉप लॉस रखना मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है विनय, ये दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, जरा वो भी चेक कर लो आप। एक तो मनापुरम है और दूसरा सिंजीन है। मन्नापुरम फाइनेंस, 1 मिनट। ठीक, पहले मैं सिंजिन की बात करना चाहूंगा। सिंजिन में हमने पिछले दिनों में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखी है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो लो है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे शॉर्ट जाना थोड़ा रिकमेंड नहीं करूंगा, इसको अवॉइड करना पसंद करूंगा। और मन्नापुरम और मुथूट फाइनेंस दोनों में एक न्यूज के चलते इसमें एक डेफिनेटली सेलिंग हमने आते हुए देखी है, तो इसको भी अवॉइड करना बेटर रहेगा। काफी वॉलेटिलिटी हो चुकी है, तो परसों का जो लो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो 220 के करीबन है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट अवॉइड करूंगा मन्नापुरम में भी। ठीक है, मनापुरम और सिंजिन दोनों पे आपने अवॉइड करवा दिया, यानी कि दोनों पे नो ट्रेड है, शॉर्टिंग करनी नहीं है, लॉन्ग करना नहीं है।
और इससे पहले भी आपने जो हमको शेयर्स दिए हैं उसमें से लॉन्ग साइड के ट्रेड थोड़े हमको ज़्यादा दिखे आपके, उसमें मैरिको, हीरो मोटोकॉर्प, टाइटन, ये कुछ एक शेयर्स थे जो हमें समझ में आए। विनय भाई अपनी ट्रेडिंग कॉल्स आप और बता दें जरा, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? जी, मेरी तरफ से एफएमसीजी सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने कल के सेशन में देखा था, तो यहाँ पे भी एक अपसाइड हो सकती है और एफएमसीजी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एचयूएल का अप्रैल का फ्यूचर आप 2345 पे लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 2300 का होना चाहिए। अपसाइड में 2420 का टारगेट आप रख सकते हैं नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। सेकंड पिक होगी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छा खासा क्रूड में गिरावट हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी काफी लंबे समय से जितना क्रूड गिर रहा है वैस तरह से पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दिखा रहे, तो एचपीसीएल में आज हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है कंसोलिडेशन में से। तो एचपीसीएल का अप्रैल का फ्यूचर आप लॉन्ग कर सकते हैं करीबन 378 पे। 372 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और अपसाइड में 390 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एचपीसीएल हमको 2-3 दिन से ट्रेडिंग कॉल्स के रूप में मिल रहा है और 2-3 दिन से ही अच्छा चल रहा है। क्रूड जब तक टिका रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए वो ठीक है। बोले जी स्लो डाउन की वजह से भी तो क्रूड नीचे आ सकता है, बट वो कन्फर्मेशन नहीं है कि स्लो डाउन आ ही गया है। अभी तो टैरिफ का पहला असर ही है और पहले असर से ही स्लो डाउन समझ लिया जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए फौरी तौर पर एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस बार क्वार्टरली नंबर्स भी इनके काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। मैं आपके इस तर्क के साथ एग्री करता हूँ विनय, और आपने जो शेयर्स दिया है उसको इसमें नोटिस भी करता हूँ मैं। ठीक है, लास्ट में बस चलते चलते आपसे 2 शेयर्स के बारे में और पता करना है। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कितनी हेल्प करेगा, 2 दिन से ये हरे निशान में है। कल भी कोशिश कर रहा था थोड़ा बाजार को संभाले, आज भी जब 100 पॉइंट निफ्टी नीचे है, रिलायंस ऑलमोस्ट इन ग्रीन है। जी, तो डेफिनेटली सेटअप 3 दिन से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। हालांकि पोजिशनल ट्रेंड अभी भी डाउन है, बट रिकवरी जिस तरह से आई है डेफिनेटली मार्केट को एक सपोर्ट जरूर से करेगा अनलेस समथिंग कम्स वेरी नेगेटिव फॉर द मार्केट। मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है रिलायंस इंडस्ट्री का 1150 पे, तो 1150 जब तक इंटैक्ट है तब तक एक होप है कि ये रिकवरी इंटैक्ट रहे और आगे भी एक्सटेंड हो। तो 1150 का लेवल मुझे लग रहा है कि बहुत ही अहम सपोर्ट है और जब तक ये होल्ड करता है तब तक और भी रिकवरी पॉसिबल है। ठीक है विनय, एक और क्वेश्चन भी है। एक्चुअली हमारा शो ना काफ़ी इन्वेस्टर्स भी देख रहे होते हैं इस समय, तो इन्वेस्टर्स को तो ये होता है थोड़ा वैल्यू हंटिंग हो जाए, वो स्विंग ट्रेड में थोड़ा कम बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि अच्छी चीज़ अच्छे रेट पे मिल जाए हम होल्ड कर लेंगे, जब भी समय पलटेगा तो हमको उसका बेनिफिट आएगा। वो एक्चुअली आईटी के अंदर दिखता है मेरे को थोड़ा बहुत वैल्यू हंटिंग अगर करना चाहें तो, बट प्रॉब्लम क्या है ना, आईटी इज़ कनेक्टेड विद द ग्लोबल प्रॉब्लम्स, वो उसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन फिर भी अगर आप आईटी का इंडेक्स देखें या उसके कंपोनेंट्स चेक कर लें तो कोई एक आईटी कंपनी दे सकते हैं जहां से शुरुआत की जा सकती है कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स की। जी, तो डेफिनेटली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स ऐसे मार्केट में, जब तो हम निफ्टी आईटी इंडेक्स है जहां पे हमने 30% या उससे ज्यादा करेक्शन, मैंने कल ही देखा था 32% से ज्यादा करेक्शन हमने निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखा है। तो डेफिनेटली जब भी ऐसे बड़े करेक्शन आते हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, डर का माहौल होता ही है। लेकिन 32% गिरने के बाद आप लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टेड एज ए इन्वेस्टर आप अच्छा कमा सकते हैं आगे। तो ये अभी फिलहाल जो नॉइस है मार्केट में उसको इग्नोर करके लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस में आप लेना यहाँ से शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा अल्फा जनरेट हो सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर मैं कह रहा हूँ थोड़ा आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी, लेकिन इन्फोसिस जैसा स्टॉक जो ऑल टाइम हाई उसका 2006 पे था अभी 1390 के करीबन मिल रहा है, तो डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज है लेकिन ऑलरेडी मे बी डिस्काउंटेड हो सकता है। तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे तो इन्फोसिस जैसे स्टॉक में आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं एज ए इन्वेस्टर। विनय बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए, अच्छे से बातचीत होती है आपसे, और आपने जितने भी शेयर्स हमको आज बताए हैं सारे के सारे शेयर्स हम नोटिस करेंगे कल, यानी कि कल तो छुट्टी है खैर मार्केट की, तो फ्राइडे आपको दिखा देंगे रिपोर्ट कार्ड आपका। ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का, बहुत शुक्रिया सर। आज जब मिस्टर गवर्नर अपनी बात रख रहे थे उन्होंने 3-4 चीज़ें और भी बताई थी पॉलिसी के अलावा, जीडीपी के अंदर, मतलब जीडीपी के अलावा इन सब चीज़ों में। उसमें से एक था कि गोल्ड के ऊपर क्या वो सख्ती करने जा रहे हैं, उन्होंने 3-4 पॉइंट्स बोले थे। तो एक क्वेश्चन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठ रहा है, ज़्यादातर पत्रकारों ने बोला कि अगर आप गोल्ड और गोल्ड फाइनेंसिंग से जुड़े हुए सख्ती करना चाहते हैं तो क्या बात होगी। तो मिस्टर गवर्नर का ये कहना है कि भी गोल्ड लोन पे सख्ती की हमने ना कोई बात की है,
हमने तो सिर्फ इतना बोला है कि हाँ वो एक पॉइंट तो भी है, एक नोटिसेबल एरिया है जिस पे हमको देखते रहना होगा और अच्छे से रेगुलेशंस रखना होगा। बस उन्होंने बोला कि हम और सख्ती नहीं बढ़ाना चाहते और ना ही ऐसे उन्होंने कोई बात की है। तो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी है। गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनियां मन्नापुरम, मुथूट, ये सब दिखा दीजिए एक बार ज़रा स्क्रीन पर। निचले स्तरों से रिकवरी आई है जैसे ही क्लैरिफिकेशन आई है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ रही है। ठीक है, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिस्टर गवर्नर ने गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज को लेकर बोला है और 3 से 4 पॉइंट बताए, बट उन्होंने सख्ती की बात नहीं बोली, ऐसा वो क्लैरिफाई भी कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, तो फिलहाल 110 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी निफ्टी खड़ा हुआ है 22,400 के आसपास फंसा हुआ है आज। एक्चुअली में ना तो इसने कोई सपोर्ट ब्रेक किया ना ही कोई रेजिस्टेंस ब्रेक किया। 500 पार करेगा तो डैमेज कंट्रोल, 250 जाएगा तो सपोर्ट पे पहुंचेगा, इसके बीच में फंस के रह गया है शेयर। हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल है, बट अगर 50,200 300 भी बचा जाता है ये, तब भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चंगा सी माना जाएगा और ये बड़ा टैरिफ वाला मैटर और हम डाइजेस्ट कर जाएंगे। इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।